हेलो दोस्तों, 9th क्लास का जो पहला पार्ट है माप या मापन या फिर मेजरमेंट का ये दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हमने आपको भौतिक राशि और इकाइयों की परिभाषाएं बताई थी। साथ ही साथ चर राशि, अचर राशि, संख्या राशि, इन सब के बारे में विस्तार से बताया था। आज इसका दूसरा भाग है। दूसरे भाग में हम आपको भौतिक राशि के दो भाग और इकाइयों के दो भाग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप लोग किताब में पढ़ेंगे या फिर पढ़ते होंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि ये जो भौतिक राशियाँ होती है इन्हें दो भागों में बांटा गया है या फिर इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको आदेशिक राशि में बांटा गया है। ठीक है, आदेशिक राशि, और दूसरा होता है देशिक राशि। ये दोनों ही है। उसी तरह से जो इकाइयाँ होती हैं ना, इकाइयों को भी दो भागों में कम से कम बांटा गया है। सबसे पहले होती है मौलिक इकाई, दूसरी होती है व्युत्पन्न इकाई। लेकिन ये भौतिक राशि और इकाइयों को दो भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी या फिर इसकी जरूरत क्या है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी परिभाषा बताएंगे। हालांकि परिभाषा आप किताबों से याद कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ के पढ़ना है तो मैं बताऊंगा कि इसको दो भागों में बांटा क्यों गया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे बल के बारे में। बल, जहाँ तक आप लोग सुनते होंगे, बल शब्द का मतलब ताकत को दर्शाता है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए आप में कितना बल है तो आप बोलोगे बहुत बल है। अब बहुत बल से तो समझ में नहीं आएगा ना कितना। अब एक बल का कोई परिमाण होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए जिससे पता चले कि मेरे पास 2 बल है, 3 बल है, 3-4 बल है, इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह से जो विदेशी नीति के जो विज्ञान हैं, विदेश के जो वैज्ञानिक सब हैं, उन्होंने इसका कोई एक नंबर निकाला, साथ ही साथ इसमें कोई इकाई लगाया। जैसे कि अगर आप अपना हाइट जब नापते हैं, अपना हाइट, तो आप 5 के साथ फुट बोलोगे तब समझ में आएगा आप 5 फुट के लंबे हो। उसमें 5 मीटर नहीं लगा रहे, 5 किलोमीटर नहीं लगा रहे। उसी तरह से जब आप ताकत लगाओगे 1 2 3, तो 1 2 3 क्या, साथ में साथ कुछ इकाई तो होना ज़रूरी है ना। उसमें बोल सकते हो 3 बल तो नहीं बोल सकते ना, तो इकाई कुछ ना कुछ लगना ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, कोई ना कोई इकाई होता है ना। जैसे कि अगर आप ताकत की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे मेरे पास 3 इकाई बल है ना, 3 इकाई बल। ऐसा हम शॉर्ट तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है पूरी तरह से, है ना। अब इकाई की जगह पर कुछ ना कुछ लगाया जाता है। मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था, इकाई के रूप में कुछ अन्य भौतिक राशियाँ व्यक्त किया जाता है या फिर प्रकट किया जाता है। तो इकाई ही तो नहीं लगाएंगे ना, इकाई की जगह पर कुछ लगाएंगे। तो जब आप बल नाप रहे हो तो उस बल को नापने के लिए न्यूटन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूटन जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, साथ ही साथ बहुत सारे गणित के मेथड या फिर बहुत सारी विज्ञान की चीज़ों का पता लगाया था, है ना। तो उन्हीं के नाम पर बल के इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि अगर मैं ताकत लगाऊं कहीं पे, जैसे कि कोई स्थिर पत्थर है, कोई पड़ा हुआ पत्थर है, उसमें ताकत लगाऊं, तो जितना भी बल लगाया होगा, सबसे कम बल को हम बोलेंगे कि 1 न्यूटन बल लगा। सबसे ज़्यादा बल 100 न्यूटन बल लगा, 200 न्यूटन बल लगा, ऐसे। लेकिन ये जो बल को हम मापेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमने कितना बल लगाया? उसमें 1 न्यूटन कैसे मापेंगे, 2 न्यूटन कैसे मापेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास 1 केजी का सामान है, 1 केजी का सामान, तो 1 केजी के सामान को अगर आप ऊपर उठाते हैं, है ना, साथ ही साथ या फिर उसको धक्का देते हैं, तो उस 1 केजी के सामान में जितनी आपको ताकत लगानी पड़ रही है, जितनी भी आपको ताकत लगानी पड़ रही है, उसमें 9.8 न्यूटन बल का प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें 9.8 न्यूटन का बल प्रयोग होता है, ये जानना जरूरी है। उसी तरह से अगर आप 2 केजी के सामान पर बल का प्रयोग करेंगे, 2 केजी पर, तो 1 केजी पर अगर 9.8 न्यूटन है तो 2 केजी पर 9.8 से उसको गुना कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो कम से कम 19 या फिर 19.6 न्यूटन बल का प्रयोग होगा। उसी तरह से अगर आपके पास 10 केजी का सामान है, तो 10 केजी का सामान, तो 1 केजी के भार पर जो बल लगता है 9.8, उसको 10 से गुना करो, है ना। 10 से गुना करेंगे तो यानी कि 10 केजी के सामान पर
8 न्यूटन बल का प्रयोग किया जा सकता है ना। किसी वस्तु पर जो लगाया गया जो बल होता है या फिर उस पर जो हम ताकत का प्रयोग करते हैं, उस ताकत का परिमाण कैसे निकालते हैं या फिर उस बल का परिमाण कैसे निकालते हैं, ये अभी तक हमने सीखा, ठीक है। लेकिन ये सब मैं सिखा क्यों रहा हूँ, थोड़ा उसको विस्तार में जानते हैं। जब आप आपने देखा होगा जब पंजे की लड़ाई जब होती है तो दोनों तरफ से बराबर ताकत लगाते हैं या फिर उसमें से एक आदमी ज़्यादा ताकत लगाता है तब जाके वो जीतता है ना। लेकिन ताकत दोनों की लगती है। अब दोनों की बराबर ताकत लगती है तो कोई भी आदमी नहीं जीत पाता है, वो बराबर हो जाता है ना। सेम उसी प्रकार की जब हम किसी सामान को उठाते हैं, जब हम किसी सामान को उठाते हैं या फिर उसको कहीं से हटाते हैं, है ना, तो उस पर एक दूसरा बल भी या फिर एक दूसरी तरफ से भी ताकत का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर आप 5 केजी सामान को उठाते हैं अपने हाथों से तो एक दूसरी ताकत उसे नीचे खींच रही होती है ना। अब जो नीचे खींच रही होती है वो होती है पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति या फिर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जैसे ग्रेविटी भी कहते हैं। तो पृथ्वी की ग्रेविटी उससे उतनी ही ताकत से खींचती है जितनी ताकत से हम उसे उठा पाते हैं, ठीक है। जैसे कि 10 केजी के सामान पर 98 न्यूटन बल का प्रयोग होता है हमारे हाथों द्वारा, है ना। 10 केजी सामान पर 98 न्यूटन बल का प्रयोग हमारे हाथों द्वारा होगा। सेम टू सेम उसी प्रकार पृथ्वी द्वारा भी 98 न्यूटन बल का प्रयोग उस पर किया जाएगा, पृथ्वी द्वारा किया जाएगा। यानी कि पृथ्वी भी उस पर 98 न्यूटन बल का प्रयोग से उसे खींचेगी, 98 न्यूटन बल के प्रयोग से उसे खींचेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम जितना ताकत लगाएंगे किसी सामान पर, पृथ्वी भी उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करेगा या फिर उतने ही गुरुत्वाकर्षण से उसे खींचने लगेगा, ठीक है। अगर वो ज़्यादा भारी सामान हुआ जैसे कि 100 केजी, तो 100 केजी को हम आसानी से नहीं उठा सकते, 100 केजी को हम आसानी से नहीं उठा सकते। लेकिन 100 केजी पे बल का प्रयोग कितना करना पड़ेगा हमें। अगर मैं 100 केजी की बात करूं तो कम से कम 980 न्यूटन बल का प्रयोग करना पड़ेगा। 100 केजी पे 980 न्यूटन बल का प्रयोग करने की ज़रूरत है ना। अब 980 न्यूटन बल हमारे हाथों में या फिर हमारे भुजाओं में नहीं है, लेकिन पृथ्वी तो उस पर उतना बल का प्रयोग कर सकता है। यानी कि हम जितना बल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 98 न्यूटन बल का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, या फिर 100-200 न्यूटन का बल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी 980 न्यूटन बल का प्रयोग भी कर सकती है, उससे भी ज़्यादा बल का प्रयोग करके चीज़ों को नीचे खींच सकती है, ठीक है। तो पृथ्वी को किसी भी चीज़ को खींचने के लिए बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है। अब वो जितना बल का प्रयोग पृथ्वी करती है ना, अगर वो ज़्यादा बल का प्रयोग पृथ्वी को करना पड़ रहा है, ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को लगाना पड़ रहा है ना, तो वैसे में हम किसी भी वस्तु को उठा नहीं पाते हैं। अब जब हम उसको उठा नहीं पाते हैं तो हम कहते हैं कि वो भारी है या फिर भारी हो गया है। अभी जो भारी शब्द है अब आया कैसे? अब आपके लिए तो नॉर्मल लाइफ में आता ही रहता है ये भारी शब्द, लेकिन ये भारी तभी लग रहा है जब हम किसी सामान को नहीं उठा पा रहे हैं। हम तो नॉर्मल शब्दों में यही कहेंगे, नॉर्मल वाक्यों में, कि वो भारी हो गया है। लेकिन एक दूसरे वाक्य में ये कह सकते हैं पृथ्वी उसे 980 न्यूटन बल से खींच रही है, ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, है ना। तो वो जितना बल का प्रयोग पृथ्वी उस पर लगा रही है, हम उतना बल का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे लिए भारी है। तो अगर हम किसी वस्तु का भार जानना चाहते हैं तो उसका भार उस बल के समान है जो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही होती है, ठीक है। यानी कि जो मैंने बोला 10 केजी का सामान या फिर 100 केजी का सामान, 100 केजी के सामान का भार 980 न्यूटन बल के बराबर है। यानी कि 100 केजी का सामान का भार या फिर 100 केजी सामान का वजन 980 न्यूटन होता है ना। अब 980 न्यूटन होता है ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन 100 केजी का भार मैं 100 केजी ही क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि भार को जब आप लोग बोलते हैं तो उसे केजी में बोलते हैं, लेकिन असल में विज्ञान में ये जो केजी है वो भार की मात्रा
या सॉरी, ये भार की इकाई नहीं है, भार की इकाई न्यूटन है। जैसा मैंने अभी अभी समझाया है ना, कि पृथ्वी जितनी ताकत से खींचती है वही उसका भार होता है, वही उसका भार होता है। तो 100 केजी के सामान पर अगर पृथ्वी 980 न्यूटन का बल लगा रही है, तो 980 न्यूटन ही उस 980 केजी सामान का, सॉरी 100 केजी सामान का भार है। वो 900, वो जो 100 केजी बोल रहा हूँ ना, 100 केजी उसका भार नहीं है, उस पर जो बल लग रहा है 980 न्यूटन, वो उसका भार है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि अगर 980 न्यूटन उसका भार है तो 100 केजी क्या है फिर। असल में 100 केजी, 2 केजी, 5 केजी ये किसी भी वस्तु की मात्रा कहलाती है, मात्रा या फिर द्रव्यमान। अब ये मात्रा और द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, मात्रा कहने से, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक बोरे में कितनी आलू आट सकते हैं या फिर कितना आलू उसमें ठूस सकते हैं, तो उसमें एक लिमिट जगह होगी, है ना, उसमें हम ज़्यादा नहीं ठूस सकते। एक छोटे से बोरे में या फिर एक छोटे से बैग में अगर मैं पूछूं कि कितना आलू ठूस सकता हूँ, तो उस एक छोटे से बैग में तो आलू बहुत कम ही अटेगा, लेकिन एक बड़े से बोरे में बहुत ज़्यादा आलू अटेगा। तो ये जो कम और ज़्यादा मात्रा बोल रहे हैं, है ना, कम और ज़्यादा जो बोल रहे हैं वही उसकी मात्रा कहलाती है। तो अब अगर ये मात्रा है तो हम उसे वजन से क्यों नापते हैं, ये भी सवाल होगा। असल में ये देखा जाता है कि 1 केजी के सामान पर, 1 केजी का जो बटखरा होता है, उस बटखरा के वजन के सामान कितने आलू आटा जा सकता है या फिर कितने आलू लिया जा सकता है। तो मेन आलू कितना मात्रा में लिया जा सकता है उसको देखा जाता है। भले ही हम उसको वजन के बराबर नाप रहे हैं, है ना, वजन के बराबर नाप रहे हैं, किसी के वजन के बराबर नाप रहे हैं, लेकिन असल में उस वजन के बराबर आलू कितना मात्रा में ले रहे हैं या फिर वो कितना जगह घेर के ले रहा है ना, या फिर चावल वो कितना प्लास्टिक में आट रहा है या फिर बोरे झोले में कितना उसको आटा उसमें ठूस के ले रहे हैं, कितना ज़्यादा वो भर रहा है, वो जो परिमाण जो उसका आ रहा है उसको मात्रा या फिर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, अभी हमारी पृथ्वी में किसी चीज़ को जब उठाते हैं तो भारी लगता है ना, लेकिन वहीं पे चांद पर जाओगे तो वहाँ पर आपको भारी नहीं लगेगा। इसका सीधा सा कारण ये है, हमारी पृथ्वी की जो खींचने की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन चांद पर वो खींचने की शक्ति बहुत कम होती है। तो अगर आप 60 केजी के हैं, तो चांद पर आप 10 केजी के बराबर होंगे, 10 केजी के बराबर, क्योंकि वहाँ 1/6 भाग वजन होता है, क्योंकि वो 6 गुना कम होता है, एक तरह से वजन 6 गुना उसमें कम होता है। ठीक है, चांद पर। तो अगर आपका वजन यहाँ पे 60 केजी है तो चांद पर 10 केजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर खींचने की शक्ति ही कम होती है। लेकिन आपके शरीर में जो मांस की जो मात्रा है वो तो कम ज़्यादा नहीं होगा ना, है ना। यानी कि अगर यहाँ पर आप अपना वजन 40 केजी के सामान के साथ बराबर करना चाहते हैं, 40 केजी या 60 केजी के साथ उसे बैलेंस कर रहे हैं, तो वहाँ भी 40 केजी के साथ वही बैलेंस बनेगा, आप में मात्रा उतना को उतना ही रहेगा। यानी कि जो मैं आलू का जो उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं 10 केजी आलू यहाँ पे जो नाप रहा हूँ, है ना, वो 10 केजी आलू में जितना आलू अट रहा है, चांद पर भी 10 केजी आलू का उतना ही आलू अटेगा। ठीक है, लेकिन वो जो खींचने की शक्ति है, पृथ्वी की खींचने की शक्ति, वो थोड़ा कम होगा। यहाँ पर अगर कोई 60 केजी का है तो चांद पर 6 केजी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा बहुत समझा तो दिया कि भार अलग चीज़ होती है, मात्रा अलग चीज़ होती है। भार कहने का मतलब पृथ्वी उसे कितने ताकत से खींच पाती है, वो हमारा भार होता है। लेकिन द्रव्यमान या फिर मात्रा कहने से मतलब होता है कि किसी एक सामान के अंदर कितनी चीज़ें ठूस सकते हैं, एक झोले में कितनी चीज़ें ठूस सकते हैं या फिर एक प्लास्टिक में कितनी चीज़ें ठूस सकते हैं, वो मात्रा होती है।
और जब हम आलू चावल जैसे चीज़ों को लेते हैं तो किसी बटखरे के भार के सामान सामान कितनी मात्रा में वो आता है आलू, है ना, कितनी मात्रा में उसको ले सकते हैं या फिर कितने ज़्यादा ले सकते हैं, वो उसकी मात्रा होती है। तो हम उसकी मात्रा लेते हैं, ना कि उसका भार लेते हैं। अगर भार लेना हो तो उसको उठा के देखना पड़ेगा, ठीक है, उठा के देखना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा उस पर कितना न्यूटन बल का प्रयोग होता है, तो पता चलेगा उसकी भार कम है कि ज़्यादा है। लेकिन जब हम उसको नाप के लेते हैं तो वो असल में उसकी मात्रा को नापा जाता है, ठीक है, उसकी मात्रा को नापा जाता है, ना कि भार को। हालांकि बटखरे के भार के सामान लिया जाता है, भार के सामान, लेकिन असल में उसकी मात्रा नापी जाती है, ठीक है। अगर मैंने सही ढंग से समझाया होगा तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप इसके ऊपर मेरे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। ये जो भार और मात्रा के बारे में जो इतना डिटेल में जो बता रहा हूँ, इसका असल में कारण क्या है, अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी की मात्रा नापते हैं, जैसे कि आलू 2 kg या फिर किसी की लंबाई 2 मीटर, तो इसमें आपको सिर्फ एक नंबर पता चलता है, सिर्फ नंबर, कि आलू का जो आपने मात्रा नापा वो कितना है, 2, ठीक है। किसी की जो लंबाई नापा वो कितना है, 2 मीटर, तो इसमें 2 मीटर है, बस इतना ही पता चलता है। लेकिन जब आप किसी का वजन या फिर भार नापते हैं तो आपको तो उसे उठा के देखना पड़ेगा। उठा के देखने पर पहले तो पता चलेगा उस पर कितना बल का प्रयोग करना पड़ता है, ये पहली चीज पता चलती है। जैसे कि 1 kg भार के सामान पर 9.8 न्यूटन बल का प्रयोग हो रहा है। दूसरी आपको यह पता चलेगा कि जब आप उस पर बल का प्रयोग कर रहे हैं तो जो दूसरा ताकत उसे खींच रहा है ना, वो किस ओर उसे खींच रहा है, ध्यान दीजिए, वो किस ओर उसे खींच रहा है या फिर किस दिशा में खींच रहा है। अब यहाँ पे मैं किस दिशा में खींच रहा है ये जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यानी कि जब आप किसी की भी राशि की बात करते हैं तो 2 तरह की राशियां यहाँ बढ़ जाती है ना। दोनों ही राशियों में, दोनों प्रकार की राशियों में आपको परिमाण का पता चलेगा। जैसे कि जब आपने मात्रा नापा तो आपको सिर्फ 2 kg 2 मीटर इतना ही पता चला, ठीक है। लेकिन जब आपने भार नापा तो इसमें परिमाण के साथ साथ आपको दिशा का भी पता चलता है। अब दिशा मतलब मैं टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। दिशा का मतलब आपको यहाँ पे वो रास्ता बताता है कि असल में दूसरी ताकत उसे किस ओर खींच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह की भौतिक राशियां बढ़ जाती है। एक होता है जिसमें सिर्फ परिमाण का बोध हो, यानी कि वो भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण का बोध हो, दिशा का नहीं, उसे अदेशिक राशियां कहते हैं। लेकिन वो भौतिक राशियां जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों का बोध हो, उससे हम लोग देशिक राशि कहते हैं, ठीक है। तो अब अदेशिक राशि के उदाहरण क्या क्या है। अदेशिक राशि के उदाहरण जैसे कि लंबाई, उससे दिशा का पता नहीं चलता, है ना, लंबाई पहला। उसके बाद मात्रा, उसके बाद चौड़ाई, क्षेत्रफल, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और एक होता है चाल, जब हम किसी की स्पीड नापते हैं, चाल, ठीक है, तो वो चाल नापना भी एक तरह से हाँ अदेशिक राशि में आता है, क्योंकि उससे दिशा का पता नहीं चलता है। लेकिन वहीं पे दिशा का पता किस में पता चलता है। जैसे कि जब आपने भार नापा ना, उसमें दिशा का पता चला, है ना, वो एक ही दिशा में खींच रहा है ना, तो भार हमारा देशिक राशि है। उसी तरह से वेग, विस्थापन या फिर त्वरण, ऐसे बहुत सारी इकाइयाँ हैं, ठीक है। मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन वेग और भार, ये 2 चीज़ें हैं जिससे आपको दिशा का पता चलता है, ठीक है। तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं भौतिक राशि के ये 2 भागों के बारे में इतना डिटेल में क्यों बता रहा था, अदेशिक राशि और देशिक राशि, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम इकाइयों की बात करते हैं, ठीक है। इकाई कहने से जब आप पढ़ते हैं इकाई के बारे में, जैसे कि मीटर, लीटर, है ना, ये देखो सिंगल शब्द है, मीटर, लीटर, घन मीटर, और
और भी बहुत कुछ, जैसे कि सेकेंड, मिनट, घंटा, सिंगल सिंगल शब्द हैं। लेकिन जब आप किसी का चाल या फिर वेग मापते हैं तो मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। जब आप गाड़ी का स्पीड देखते हैं वहाँ 40 की स्पीड, 20 की स्पीड ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो 20 की स्पीड कहने का मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी। तो उसके साथ वो दूरी के साथ समय भी बताता है ना, दूरी के साथ समय भी बताता है। यानी कि इकाइयाँ दो तरह की होगी। एक इकाई जिसमें सिर्फ एक ही इकाई को बताएगा, जैसे कि लीटर सिर्फ आयतन का बता रहा है और कुछ नहीं, मीटर सिर्फ दूरी को बता रहा है, कुछ नहीं। लेकिन जब आप किसी का वेग नापते हैं ना, वेग या वेग बताते हैं, तो उसमें दूरी के साथ साथ आपको समय भी बताना पड़ता है ना। तो किसी की स्पीड कितनी है या फिर किसी का वेग कितना है या फिर किसी का चाल कितना है, तो मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे होता है। गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे बताया जाता है, ठीक है। यानी कि इकाइयों को कम से कम दो भागों में बांटेंगे, है ना, जिसमें एक ही इकाई का बोध हो, है ना, सिंगल टाइप का, उससे हम लोग मौलिक इकाई कह सकते हैं। जिसमें दो इकाई एक साथ हो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। व्युत्पन्न इकाई क्योंकि वो मौलिक इकाई से उत्पन्न होती है। अब जानते हैं कि मौलिक इकाई किसे कहते हैं। मौलिक इकाई किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा थोड़ी सरल है और याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो बच्चे नहीं समझते हैं, फिर भी बताते हैं, ठीक है। तो वे इकाइयाँ जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है। स्वतंत्र अवस्था में मतलब वो किसी के सहारे नहीं बनती है। जैसे कि लंबाई की इकाई जो है मीटर, है ना, मीटर किसी से मिलके नहीं बना है। वहीं पे अगर आप वेग की इकाई बोले, स्पीड की इकाई, तो उसमें मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर के साथ सेकंड भी होता है, तो वो दो लोगों से मिलके बना होता है ना। तो वही बात है। तो वे इकाइयाँ जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है तथा जिनसे अन्य भौतिक राशियों की इकाइयाँ गठित की जाती है, ठीक है, गठित की जाती है या फिर उनका गठन किया जाता है ना, उन्हें ही मौलिक इकाइयाँ कहते हैं। तो मौलिक इकाई में समझा तो दिया कि ये स्वतंत्र होती है ना। जैसे कि समय की इकाई सेकंड किसी से मिलके बना नहीं है, सेकंड अकेले होता है। उसी तरह से मिनट, घंटा, ये तीनों अलग अलग अपनी अपनी जगह पर सिंगल है, किसी से मिलके नहीं बने हैं, है ना। उसी तरह से लंबाई की इकाई, आयतन की इकाई, जो किसी से मिलके नहीं बने होते हैं, ठीक है। तो इन्हें ही हम लोग मौलिक इकाई कहेंगे। परिभाषा तो बोल दिया, अब व्युत्पन्न इकाई की बात करते हैं, है ना। तो वे इकाइयाँ जो मौलिक इकाइयों से गठित होती है ना, या फिर दो अलग अलग इकाइयों से मिलकर गठित होती है, उन्हें ही हम लोग व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। तो इसको एक अलग भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, मौलिक इकाइयों से गठित भौतिक राशियों की इकाइयों को व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। तो इसमें मैं एक ही तो उदाहरण दूंगा, जैसे कि मीटर प्रति सेकंड ऐसा बोल सकते हैं। एक और देते हैं, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारे व्युत्पन्न इकाई है, क्योंकि इसमें मौलिक इकाई जो है मीटर और दूसरा है सेकंड, दोनों से मिलके गठित हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक इकाइयों से गठित क्यों कहा जाता है। मौलिक इकाइयों से गठित क्योंकि वो दोनों इकाई गठित हुए हैं, है ना। तो मौलिक इकाइयों से गठित भौतिक राशियों की इकाइयों को व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ा पाया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो होने से इसका और भी पार्ट बनेंगे। तो अब थर्ड पार्ट के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।